जोहार झारखंड। आप सबका पुनः स्वागत है इंग्लिश लैंग्वेज के इस क्लास में जिसमें मैं सेट 2 को आज डिस्कस करने वाला हूं। और एज प्रोमिस्ड इन द लास्ट क्लास जेएसएस सीजीएल 2024 का ऑफिशियल पेपर का डिस्कशन आज के इस सेशन में होने वाला है, जो कि हुआ था 28 जनवरी 2024 को। 2024 में झारखंड सचिवालय का 3 एग्जाम हुआ था, एक 28 जनवरी का, 21 सितंबर का और 22 सितंबर का। तो टोटल पेपर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज का 3 जो है से लेक्चर बैक टू बैक आपको आगे मिलेगा। और यह लेक्चर आपको झारखंड एसआई, जेसीसी, एक्साइज, एलडीसी हो या फिर झारखंड सचिवालय यानी कि सीजीएल हो, सबके लिए लेक्चर फ्रूटफुल रहेगा। पेपर 1 आपको पता होगा 30% मार्क्स आपको लाना होगा, जो कि लैंग्वेज पेपर है, क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है। तो इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो है टॉपिक कवर करा रहा हूँ। आज सेट नंबर 2 है। क्लास को ध्यान से सुनिएगा, काफी फ्रूटफुल रहेगा एनालिसिस। लेट्स गियर अप। तो ये सब क्वेश्चन जो है ऑफिशियल पेपर 28 जनवरी का, और इसका जो है काफी प्रेसाइज और डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पे दूंगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हाँ, मैं बोलता नहीं हूँ, बट आप लोग फीडबैक दे दीजिए, नीचे भाई बटन है, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। डिसवेट का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम करने का मतलब अपोजिट वर्ड। तो डिसवेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ना, किसी को डिस्करेज करना। इम्पीड क्या होगा? डिस्करेज होगा, एडमोनिश होगा या फिर इनकरेज होगा। तो जैसे मैं बताया कि डिसवेज का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। तो इसका क्या होगा? किसी को उत्साहित करना, इनकरेज करना, ठीक है, हौसला बढ़ाना। तो इनकरेज इसका करेक्ट एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में मैं दे दिया हूँ। डिसवेज का सिनोनिम देख लीजिए। डिस्करेज होता है, डिटर होता है, प्रिवेंट होता है, इनहिबिट होता है, रिपेल होता है। सबका मतलब रोकना, किसी को हतोत्साहित करना होता है डिसऑर्डर मतलब। इम्पीड का मतलब ना बाधा पहुंचाना होता है। हिंडर, इंटरवीन बोल सकते हैं, हैम्पर आप लोग बोल सकते हैं। एडमोनिश का मतलब होता है निंदा करना, डांटना, फटकारना। तो रिप्रीमेंड, सेंसर, स्कोल्ड, रिप्रूव या फिर रिब्यूक बोल सकते हैं। तो क्लियर है? आंसर इज डी। एनी डाउट? कोई डाउट होगा तो बताइएगा। इसमें आपको एरर पता करना है। आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स इज एट फॉल्ट। किस पार्ट में एरर है? पी क्यू आर एस। यहाँ पे जो एरर है, पहले तो रूल समझ लीजिए कि क्या होता है। तो कोरिलेटिव कंजक्शंस आप लोग पढ़े होंगे, जैसे इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसमें इंग्लिश में एक रूल होता है प्रोक्सिमिटी रूल। क्या होता है? प्रोक्सिमिटी रूल। तो प्रोक्सिमिटी रूल कहता है कि जब भी आप कोरिलेटिव कंजक्शन यूज करें, तो जो वर्ब आएगा वह, जब कोरिलेटिव कंजक्शन यूज होगा तो उसमें दो जो है नाउन जो है आप कनेक्ट करेगा, दो सब्जेक्ट को ऐड करेगा। तो जो वर्ब आएगा वह नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि जो प्रोक्सीमेट सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। इसी को प्रोक्सीमेटी रूल बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, आइदर और है, एक कोरिलेटिव कंजक्शन है, तो इससे दो नाउन जुड़ा हुआ है, एक नाउन यहाँ पे है और एक नाउन यहाँ पे है। तो जो वर्ब ए वाला यहाँ पे आएगा वह इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को आपको यूज करना है, और इस पे एरर वेरियस एग्जाम्स में भर भर के आया है। पहले मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था, और अब देखिए जेएसएससी सीजीएल का ऑफिशियल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि ग्रेजुएट लेवल का बोलिए कि एक बहुत बड़ा एग्जाम है झारखंड में। ओके, इससे बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं ग्रेजुएट लेवल का। तो इसमें जब ऐसे आ रहा है, तो इससे जो नीचे वाले जो एग्जाम्स हैं जेएसएससी का, उसमें भी जैसे इससे या इससे कम ही लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो आइडिया रखिए क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, इसलिए मैं एसएससी को जो है से आपका बेस बनाकर चलता हूँ। तो समझ गए, यहाँ पे इधर और है, दो नाउन कनेक्ट है, तो जो वर्ब आएगा वह नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे पढ़िए, इधर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट्स। यहाँ पे द स्टूडेंट्स नाउन है, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है कि अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल चाहिए। तो इज यहाँ पे क्या कर रहा है? तो इज नहीं होगा, इसको आप आर कीजिए, सेंटेंस ग्रामर के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो एरर लाइज इन पार्ट नंबर बी, मतलब क्यू में है तो बी को आप टिक लगाइए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन इसे भर भर के आता है। एक रूल इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट लेगा। एक इडियम है, आपको इसका आपको मीनिंग चूज करना है। अ हार्ड नट टू क्रेक। हार्ड नट टू क्रेक क्या होगा? टू बी टर्न अवे, द एग्जैक्ट लाइकनेस और काइंड, टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, या फिर अ थिंग नॉट इजली अंडरस्टूड। देखिए, हार्ड नट टू क्रेक आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, लोहे के चने चबाना। क्या होता है? लोहे के चने चबाना, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य करना। समझ गए? तो यानी कि जो टफ होता है। तो अ थिंग नॉट इजिली अंडरस्टूड, यानी कि ऐसा चीज जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकते, जो काफी टफ हो, उसके लिए जैसे इस इडियम को यूज किया जाता है। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ थिंग नॉट इजिली अंडरस्टूड, यानी कोई चीज काफी टफ है तो उसके लिए इडियम यूज किया जाता है, अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे आप लोग बोल सकते हैं
टू सक्सीड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ डेज इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म। आंसर इज डी। नेक्स्ट है, फिर से इधर आपको पता करना है। आई रिसेंटली विजिटेड द बिग टेम्पल इन तंजावुर विच इज हेलोड फॉर इट्स हाइट। इसमें कहाँ पे रहा है, PQRA या फिर एस। बिग टेम्पल जिसको आप लोग बृहदेश्वर टेम्पल बोलते हैं, बृहद मतलब होता है बड़ा, तो वही जो तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल जिसको राजा राज चोला प्रथम के द्वारा बनाया गया था, इसी टेम्पल के बारे में बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 66 मीटर इसका हाइट है ना, कुतुब मीनार का 72 है, उससे 6 मीटर कम है। तो समझिएगा ये सब डेटा मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इसका यूज है। यहाँ पे देखिए एरर लाई करता है पार्ट नंबर आर में। ये जो हैलोड आप वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है पवित्र। क्या होता है, इसका मतलब पवित्र होता है, सीक्रेट, पायस, होली बोल सकते हैं। वेरी रिस्पेक्टेड एंड फ्रेश ड्यू टू इस ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि इसको आप लोग होली बोल सकते हैं, पवित्र बोल सकते हैं। जिसको अगर पढ़िएगा कि आई रिसेंटली विजिटेड द बिग टेम्पल इन तंजावुर विच इज हैलोड फॉर इट्स हाइट। तो यहाँ पे देखिए हाइट्स के लिए क्या है, तो हाइट्स के लिए पवित्र है, मीनिंग जा रहा है नहीं, यहाँ पे इरिलेवेंट लग रहा है। तो सही यहाँ पे वर्ड जाएगा फेमस। क्या जाएगा, फेमस लगाना होगा। इरर लाई करता है पार्ट नंबर आर में। क्लियर है, आंसर इसका सी हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे गलत वर्ड यूज किया हुआ है, हैलोड नहीं होना चाहिए। हैलोड का मतलब होता है सेक्रेड, मतलब पवित्र, होली, पायस। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे होली कोई मतलब नहीं है। हाइट के लिए जो है बृहदेश्वर टेम्पल फेमस है, ओके, रिनाउंड है। तो यहाँ पे हैलोड की जगह पर फेमस यूज करना होगा, क्योंकि 66 मीटर इसका हाइट है, जैसे मैं बताया आपको। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल चेन्नई, मतलब तमिलनाडु बोलिए, तंजावुर में है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अब वन वर्ड सब्जेक्शन यहाँ से पूछा गया है। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जिसको भगवान में विश्वास नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हिंदी में लोग नास्तिक बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या होगा, एथिस्ट, थीस्ट, पायस या फिर रिवॉर्ड। आंसर इसका जो है ये हो जाएगा। जिसको भगवान में विश्वास नहीं है भैया, उसको आप नास्तिक बोलिए, और जिसको विश्वास है उसको आस्तिक बोलिए, यानी कि थीस्ट। थीस्ट और एथिस्ट एक दूसरे का एंटोनिम है, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे बहुत ईजी है। पायस और रिवर्ट का मतलब, दोनों का मतलब होली होता है, पवित्र ना, होली या फिर सेक्रेड। ओके, दिया गया होगा आगे शायद, यहाँ पे दिया हुआ है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एन एनिमल दैट फीड्स ओनली ऑन प्लांट्स एंड सर्ब्स। ठीक है, तो प्लांट्स यानी कि झाड़ी और प्लांट्स को खाता है, उसको क्या बोल सकते हैं, तो उसको हर्बीवोरस हम लोग बोलते हैं। जो हरा भरा चीज खाता है उसको हर्बीवोरस बोलिए, ऐसा याद कीजिए। कार्निवोरस मतलब जो कि मीट खाता हो, ओके, जो मीट खाता हो। ओमनी मतलब बोथ होता है ना, ओमनी मतलब बोथ होता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो घास फूस भी खाता हो, ठीक है, यानी कि प्लांट प्रोड्यूस खाता हो, और जो एनिमल्स को कभी खाता हो उसको बोलते हैं ओमनीवोर, यानी कि दोनों चीज़ खाता हो, उसको सर्वहारी बोल सकते हैं। इंसेक्टिवोर मतलब जो इंसेक्ट्स को खाता हो, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, वीनस फ्लाइट रैप और एक है आपका पीचर प्लांट, ये सब इंसेक्ट को खाते हैं, तो सब इंसेक्टिवोरस है। ओके, आंसर इसका सी है, हर्बीवोरस, जो हरा भरा चीज खाते हैं, इसको शाकाहारी आप लोग बोलते हैं। जॉयस का सिनोनिम बताना है, चीयरफुल, सैड, सीरियस या फिर डिप्रेस्ड। जॉयस का मतलब होता है ना जो काफी प्रसन्न रहता है, तो चीयरफुल इसका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। डिप्रेस्ड का मतलब ही सैड होता है ना, ये तीनों एक दूसरे के जैसे सिनोनिम्स हो सकते हैं, सैड, सीरियस, डिप्रेस्ड सब दिख रहा है, सब मतलब होता है उदास। सीरियस थोड़ा सा अलग है, सैड, डिप्रेस्ड का डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, ये सब सिनोनिम्स है। उदास, चीयरफुल इसका आंसर हो जाएगा, जॉयस मतलब प्रसन्न होता है। फिलहाल देखिए इसमें करेक्ट वर्ड पढ़ना है, द यंग थिन बॉय सरप्राइज हिज रेसलिंग अपोनेंट विथ हिज डैश स्ट्रेंथ, फ्रॉडुलेंट, वीरी, फ्रोलिक्सम या फिर प्रिटेंटियस। समझिए इसको क्या होता है, तो फ्रोलिक्सम का मतलब होता है प्लेफुल, हंसमुख, हंसमुख कोई वर्ड जाएगा, हंसमुख स्ट्रेंथ ऐसा कोई गड़बड़ लग रहा है, मतलब शूट नहीं कर रहा है यहाँ पे इसमें। फ्रॉडुलेंट का मतलब डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसलोयल जिसको बोल सकते हैं, जो कि डबल डील करता है, बेईमान जिसको आप लोग बोल सकते हैं। और प्रिटेंटियस का मतलब होता है एरोगेंट, जो घमंडी होता है, हाउटी होता है, ठीक है, ये सब इंसिडियस भी बोल सकते हैं, तो ये सब इसके है। तो ये भी जो है सारा ऑप्शन इरिलेवेंट इसमें लग रहा है, यहाँ पे नहीं काटना चाहिए था, यहाँ पे काटिए। ओके, फ्रॉडुलेंट भी नहीं होगा, फ्रोलिक्सम भी नहीं होगा, और प्रिटेंटियस भी नहीं होगा, यहाँ पे वीरी होगा। वीरी मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे समझ भी आ रहा है कि जो यंग थिन बॉय था, लड़का तो देखने में भाई थिन लग रहा था, पतला दुबला था, लेकिन सरप्राइज कर दिया जो उसका रेसलिंग ओपोनेंट था, ठीक है,
जो उसका विरोधी था उसको जो है से काफ़ी सरप्राइज कर दिया, क्योंकि उसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ था। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यानी कि वीरी स्ट्रेंथ से उसको सरप्राइज कर दिया। ठीक है, सरप्राइज आप कब होते हैं? जब आपको कोई चीज़ का एक्सप्रेशन नहीं हो। और भाई सेंटेंस में देख लीजिए, बोला है कि यंग है, थिन बॉय है, तो उसको ऐसा नहीं रहता है कि इतना छोटा है, यंग लड़का है, तो इतना इसके पास स्ट्रेंथ होगा। तो वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड वेरी जाएगा। क्लियर होगा? क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कॉल इट अ डे एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टॉप वर्क और अदर एक्टिविटी। नेम द डे, कॉल इन डे टाइम या फिर कॉल ऑन समवन। आंसर इसका जो होगा वह होगा ए। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी को स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना। क्या होगा? स्थगित कर देना, इसको बोलते हैं कॉल इट अ डे टू स्टॉप वर्क और अदर एक्टिविटी। कॉल ऑन मतलब होता है ना कहीं पे जाना, विजिट करना, या फिर टू से फॉर्मली टू डू समथिंग, किसी को फॉर्मली आप कुछ करने के लिए बोलते हैं तो भी वहाँ पे कॉलन जो है से फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। फ्रेजल वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। आंसर इसका ए है, टू स्टॉप वर्क और अदर एक्टिविटी। ठीक है, इसका मीनिंग होगा कॉल इट अ डे का। प्रूडेंट का एंटोनिम बताना है, इकोनॉमिकल, केयरलेस, श्रूड या फिर जुडिशियस। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए, इसको सुनने। प्रूडेंट का मतलब होता है जो चतुर होता है, स्किलफुल, क्लेवर, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, धूर्त या फिर जुडिशियस से बोला गया है। देखिए प्रूडेंट का मतलब चालाक होता है, और चालाक का एक सेंस में जाएगा किफ़ायती, थ्रिफ्टी, जो कि बहुत ज़्यादा कम खर्चा करता हो। क्या करता हो? ये भी एक मीनिंग इसका जाता है ना, कि जो कम खर्चा करता है यानी कि सोच समझ के खर्चा करता है, तो उसको समझदार बोल सकते हैं। तो प्रूडेंट का मतलब यहाँ पे ए भी जाएगा, थ्रिफ्टी भी, इकोनॉमिकल, ओके, जो कि सोच समझ के खर्च करे। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था, तो इकोनॉमिकल तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ओके, ये तो गड़बड़ हो गया। केयरलेस तो होगा नहीं यहाँ पे, श्रूड भी नहीं होगा, श्रूड जिसका इसका जो है से सिनोनिम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ जा रहा है, फिर से देखिए। यहाँ पे प्रूडेंट का मतलब हो जाएगा इकोनॉमिकल, श्रूड और जो है से जुडिशियस, सब जो इसके सिनोनिम्स होगा। केयरलेस इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लापरवाही से कोई काम करता हो। यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इकोनॉमिकल मतलब जो सोच समझकर जो है से खर्चा करे, ठीक है, अच्छे से खर्चा करे, ठीक है, इसकी चतुराई से खर्चा करे। और केयर मतलब लापरवाही से खर्चा करना है, 10 रुपया कर रहे हैं 50 रुपया, ठीक है, तो होता है प्रूडेंट, स्किलफुल। तो इसका हो जाएगा बी, केयरलेस। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। केयरलेस का मतलब अनवाइज होता है, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो। एक्स्ट्रा वेजेंट याद रखिएगा, इसको एंटोनिम थ्रिफ्टी होता है। इससे जो है से इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वेरियस एग्जाम्स में ना, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका बी है। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आई एम गोइंग टू मुंबई डैश, क्या होगा? टुडे, स्टरडे, लास्ट नाइट या फिर लास्ट वीक। तो ये सब आपको जो फ्रेज या फिर वर्ड देखने को मिल रहा है, स्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, ये सब जो है सिंपल पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस के जो रूल होता है लिख दिया यहाँ पे। सिंपल पास्ट टेंस में जो यूज किए जाते हैं, एक ही ऑप्शन इसमें सही है, टुडे। आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे। फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। मैं आज मुंबई जा रहा हूँ, ओके, वर्तमान में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाऊँगा। लेकिन फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर का तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जा सकता है, ये रूल है। स्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये सब सिंपल पास्ट टेंस में आपको ये सब फ्रेज देखने को मिलेगा या फिर वर्ड देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पास्ट में इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। लास्ट वर्ड खाली ध्यान रखिएगा, लास्ट वीक बना सकता है, लास्ट नाइट बना दें, कुछ भी बना दे वो, लास्ट डे भी बोल सकता है। टुडे यहाँ पे सही आंसर होगा। ओनर सब्स्टिट्यूशन है, अ बिल्डिंग और स्टेच्यू बिल्ड टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन। किसी एक फेमस पर्सन के बारे में याद दिलाने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? इमोर्टल, आर्टिफैक्ट्स, रिमाइंडर या फिर मोन्यूमेंट्स। तो उसको ना मोन्यूमेंट्स हम लोग बोलते हैं, स्मारक बनवा दिए। क्या बना दिए? स्मारक बनवा दिए। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ डाल्टनगंज से, तो डाल्टन में एक है चौमुहान चौक, वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा लगा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ओके, तो उसको बोलते हैं मोन्यूमेंट बनवा दिए। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बिल्डिंग और स्टेच्यू बिल्ड टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन, आंसर इज टी। इमोर्टल मतलब होता है ना जो कभी नहीं मरे, जिसको आप लोग लास्टिंग, इसका सर बता रहा हूँ, लास्टिंग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इटर्नल बोल सकते हैं, यूनिवर्सल बोल सकते हैं, ये सब उससे कुछ सिनोनिम्स है। आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृति होता है, कलाकृति। सोलिटरी का सरनेम बताना है, ओवर क्राउडेड, सेक्लूडेड, बिजी या फिर बॉयस्टर्स। तो सोलिटरी मतलब ना एकांत होता है, जो अकेले हो उसको बोलते हैं, तो सेक्लूडेड उसको बोल सकते हैं, आंसर इसका बी होगा। सोलिटरी मतलब एकांत, तो सेक्लूडेड या फिर लोनली हो जाएगा। बॉयस्टर्स का मतलब देख लीजिए, काफ़ी भड़कीला स्वभाव का हो, एक्साइटेड, लाइवली, रॉडी या फिर वायलेंट, ये होता है बॉयस्टर्स। आंसर इसका
बी है। ओवर क्राउड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है उसको ओवर क्राउड बोल सकते हैं, इजी है। डल का सिनोनिम बताना है, बोरिंग, एक्टिव, फास्ट या फिर ब्राइट। आंसर इसका ये होगा ना, काफ़ी इजी है। डल है यानी कि बोरिंग है, काफ़ी नीरस, उबाऊ, टायरसम, ये सब इसका कुछ सिनोनिम्स होगा। हाँ, इसका एंटोनिम पूछता ना तब तो तीनों हो सकता था, तीनों हो सकता था, एक्टिव, फास्ट, ब्राइट सब हो सकता है। एक क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा, इसमें एरर पता करना है। अंटिल 2021 हर्ष वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट टू टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग, या फिर नो एरर। देखिए जो इसमें एरर है वो पार्ट नंबर बी में है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। एरर क्यों है जरा आप समझिए, समझिएगा इसको। एक चीज आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव पढ़े होंगे। तो टीचर्स आपको बताए होंगे कि जो प्रोनाउन होता है उसका स्पेलिंग बड़ा होता है, तो यहाँ पे हर्ष है और एक हर होगा, क्लियर है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का स्पेलिंग बड़ा होता है और पोसेसिव एडजेक्टिव का स्पेलिंग छोटा होता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा। तो पोसेसिव प्रोनाउन के बाद जो है नाउन इसमें नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। लेकिन ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है वो अपने साथ जो है नाउन लेता है, क्लियर है। जैसे दिस इज योर बुक, पढ़े होंगे, दिस इज योर बुक, ऐसे इसको लिखिए, दिस इज योर बुक। तो योर और बुक, बुक क्या है, बुक जो है नाउन है, तो ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के जैसा एक्ट कर रहा है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जब होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, यहाँ पे लिखा हूँ पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद। लेकिन अगर पोसेसिव प्रोनाउन होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद जो है नाउन यूज नहीं करना है। जैसे दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, ऐसे लास्ट में बोल सकते हैं दिस बुक इज योर्स। योर्स के बाद आपको बुक नहीं लगाना है, अगर बुक लगा दीजिएगा नाउन तो गलत हो जाएगा। तो यही यहाँ पे गड़बड़ था, यहाँ पे हर्ष के बाद जो है कोई नाउन यूज नहीं किया गया है, ये पोस्टोफियस लगा कर दिया था, तो यहाँ पे एरर है। हमें बोलना होगा अंटिल 2021 हर्ष वाई द ओनली डिस्ट्रिक्ट टू टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग। हर्ष से यहाँ पे मीनिंग क्लियर हो जा रहा है। हर्ष कहने का मतलब है कि जो ऐसे, जैसे मैं बोला ना दिस बुक इज योर्स, यानी कि ये योर्स मतलब तुम्हारा बुक है, या तो बुक का मीनिंग यहाँ पे अंडरस्टूड है। उसी तरह से हर्ष बोल देने से मीनिंग इसका क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अंटिल 2021 हर्ष मतलब जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट था जो कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग को टॉप करता था, क्लियर है। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का बड़ा वाला स्पेलिंग होता है प्रोनाउन और छोटा वाला स्पेलिंग होता है हर। अगर प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन आपको इसमें नहीं यूज करना है पोसेसिव प्रोनाउन के बाद, और अगर एडजेक्टिव रहेगा तो आपको तो यूज करना ही पड़ेगा उसके बाद नाउन, क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल दिया दिस इज योर बुक, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, योर के बाद बुक आएगा। लेकिन मैं बोल दूं दिस बुक इज योर्स, तो योर्स के बाद जो है बुक जो है यूज नहीं करना है, ओके, क्योंकि बुक का मीनिंग अंडरस्टूड हो गया। योर्स के बाद नाउन आपको नहीं लाना है, आंसर इसका ए है। समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ यही कि हर्ष की जगह पर आपको ये यूज करना है। अनइनिशिएटेड है, इसका सिनोनिम बताना है। अनइनिशिएटेड मतलब ना जो कभी शुरुआत ही कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनइनिशिएटेड। तो इनएक्सपीरियंस्ड, मास्टरफुल, वर्टुओसो है, या फिर एकम्प्लिश्ड। आंसर इसका जो है ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, सिनोनिम पूछा गया है अनइनिशिएटेड का, यानी कि इनएक्सपीरियंस है, अगर कभी कोई काम किया ही नहीं है भाई तो वह इनएक्सपीरियंस्ड होगा, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं उसके पास। तो देख लीजिएगा नोवाइस, नौसिखिया, याद रखिएगा इसको। अनट्रेंड, इनएक्सपीरियंस, या फिर एमेच्योर, ये सब वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जाम में। और आप लोग का भी जो एग्जाम में आता है देखिए लगभग आप बहुत बोलिए कि एसएससी का ही पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एक्सपर्ट, एकम्प्लिश्ड, वर्टुओसो, या फिर जीनियस, ये होता है मास्टरफुल, ठीक है। यानी कि इसका अगर एंटोनिम पूछ देता तब आपको लगाना था, तब तो तीनों हो जाता भाई, ऐसे कैसे देगा। एक इनएक्सपीरियंस का आंसर हो जाएगा, आंसर इज ए। बाकी मास्टरफुल, एक्सपर्ट, एकम्प्लिश्ड, वर्टुओसो, जीनियस, ये सब देख लीजिएगा, ओके। ये सब का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट। इसमें भी एरर ढूंढना है। आई हैव सैट इन द वेरी प्लेस मेनी अ टाइम्स ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, कहाँ एरर है, एरर यहाँ पे दिख रहा है। मेनी अ के बाद टाइम्स नहीं, सिंगुलर नाउन यूज करना होगा, क्लियर है। मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन यूज करना है, मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन आएगा तो समझिए, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। मेनी आएगा तो सिंगुलर नाउन, मेनी अ आएगा तो, और सिर्फ मेनी आएगा तो आपको प्लूरल नाउन यूज करना है। जैसे मेनी टाइम्स पढ़े होंगे तो मेनी टाइम्स हम लोग बोल सकते थे, लेकिन मेनी अ के बाद जो है से टाइम्स नहीं आएगा, मेनी अ के बाद टाइम आएगा। तो इसको जो है से आप लोग दो तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, या तो मेनी टाइम्स बोल दीजिए या फिर मेनी अ टाइम बोल दीजिए, ठीक है।
इरेलाई करता है पार्ट नंबर आर में। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेनी टाइम्स आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो मेनी आ गया तो सिंगुलर नाउन यानी कि टाइम यूज करना पड़ेगा। अ के बाद प्लूरल आप लोग नहीं लगा सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेनी अ टाइम जो है से फ्रेज है और मेनी टाइम दो ये सही है। दोनों में से आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा आर। एक्सप्रेसिव का एंटोनिम बताना है। आर्टिकुलेट, रेटिसेंट, एक्सपोनेंट या फिर प्रोफेसोरियल। देखिए एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो कि अपने बात को ठीक ढंग से जो है से प्रस्तुत कर सकता है, उसको एक्सप्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकुलेट या फिर इलेक्वेंट। मतलब इलेक्वेंट मतलब होता है ना वाचाल, जो मतलब बोलता है, थोड़ा बोल पाता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट, इलेक्वेंट। तो इसका क्या होगा, जो बहुत ही कम बोलता हो, जिसको कि जिससे वर्ड्स को ना प्राइज आउट करना पड़ता है, तो उसको रेटिसेंट आप लोग लगा लीजिए। एंटोनिम पूछा गया था अपोजिट वर्ड। तो एक्सप्रेसिव मतलब जो अपना बात को रख सके, बोल सके, उसको बोलते हैं। रेटिसेंट मतलब जो बहुत ही कम बोलता हो या फिर बोलना ही नहीं चाहता, उसको रेटिसेंट बोलते हैं। एक्सपोनेंट मतलब होता है ना कुछ सपोर्टर या फिर प्रमोटर। प्रोफेसोरियल का मतलब होता है एकेडमिक, टीचरी या फिर बुकिस आप लोग बोल सकते हैं। प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर से संबंधित। रेटिसेंट इसका हो जाएगा। वन वर्ड सब्जेक्शन में पूछा था रेटिसेंट को, ध्यान रखिएगा जो बहुत ही कम बोलता हो, वन हु स्पीक्स वेरी लेस, रेटिसेंट। एक फ्रेज है, इसको आपका मीनिंग बताना है। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। ध्यान समझिएगा, आप लोग पढ़े होंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी तरह से ये कुछ है। एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड। पहले तो मैं बता देता हूं, 1 पाउंड इज इक्वल टू 16 आउंस होता है। आउंस एक छोटा क्वांटिटी है, पाउंड बड़ा। प्रिवेंशन इज नॉट वर्थ द एफर्ट टू फाइट अ प्रॉब्लम। प्रिवेंशन जो है प्रॉब्लम को फाइट करने का कोई तरीका नहीं है। हैविंग अ वेरी लो चांस एट समथिंग, बहुत कम चांस है। टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस विल हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। हैविंग अ वेरी हाई चांस ऑफ समथिंग। ठीक है, इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस यानी कि अगर पर्याप्त सावधानियां बरतते हैं, टू विल हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, तो प्रॉब्लम से आपको आप लोग जो है से समाधान पा सकते हैं। ये इसका सही मीनिंग होगा। एंड आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। कहने का मतलब है कि आप लोग प्रिवेंशन, आउंस देखिए छोटा क्वांटिटी है, तो आउंस मतलब छोटे छोटे कदम आप लोग उठाते हैं तो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको जो है आप लोग क्योर कर सकते हैं। क्लियर है, तो टेकिंग एडिक्वेट प्रिकॉशंस विल हेल्प प्रिवेंट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप लोग यानी कि सावधानी बरतिएगा तो बड़ा प्रॉब्लम जो है से नहीं होगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है से सावधानी बरतिएगा तो बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये इसका मीनिंग है। आंसर इज सी। हियर समथिंग स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि सीधे सीधे जो है से घोड़े के जबान से कुछ सुन रहे हैं। टू लुक इन टू अ हॉर्स माउथ टू लिसन। लुक इन टू का मतलब जांच पड़ताल करना होता है, ओके ना, मैं भूल जाऊँ बता दिया पहले। नॉट सेंसिबली थिंकिंग अबाउट समथिंग, टू बी फाइनली सक्सेसफुल, विन एन आर्गूमेंट एटसेट्रा। टू कम टू नो अबाउट समथिंग फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व और एन ऑफिशियल सोर्स। आंसर इसका डी होगा। समझिएगा, जैसे कि ना दो पर्सन जो है राइड कर रहे हैं, ठीक है, रेस में लगे हुए हैं, तो तीसरा पर्सन भाई आके पूछा कौन जीता कौन जीता, तो दोनों लड़ रहे हैं भाई। क्या है, लड़ रहे हैं भाई कि जैसे हम मैंने जीता तो मैंने जीता। अरे भाई घोड़ा से ही पूछ लो, सबसे आगे वही था। तो यानी कि हॉर्स के माउथ से ही सुन लो कि कौन जीता, ठीक है। रस्सी में सबसे पहले तो सर उसका ही टकराया होगा, तो भाई उसी से पूछ लो, वही ऑफिशियल सोर्स है। तो कहीं से अगर ऑफिशियल सोर्स से आप लोग जो है से कोई चीज़ जानते हैं, ओके, या फिर ऐसा पर्सन जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व हो उस एक्टिविटी में, तो उसको बोलते हैं हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। क्लियर है, क्लियर होगा। ऑफिशियल सोर्स से जानकारी लेना या फिर ऐसा पर्सन जो कि कोई पार्टिकुलर एक्टिविटी में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो उसे इन्फॉर्मेशन लेना, दैट इज कॉल्ड हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। आंसर नहीं दिखना चाहिए अभी। फिलर है, वेन एवर आई विजिट फॉरेन कंट्रीज आई मेक इट अ पॉइंट टू गो ऑन अ गैस्ट्रोमिक टूर टू टेक द लोकल डैश। देखिए गैस्ट्रोमिक टूर का मतलब होता है खाने पीने के लिए हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, तो लोकल आप लोग किस चीज़ को टेस्ट कीजिएगा, डेलीगेशंस को, डेलिकेसीज को, डेलीगेट्स को या फिर डिलेमास को। आंसर इसका भी होगा। डेलिकेसीज का मतलब होता है ना डिश होता है, क्या होता है, डेलिकेसीज का मतलब यहाँ पे डिश होता है, पकवान होता है। तो लोकल पकवान जो है से यहाँ पे टेस्ट करने के बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा था कि गैस्ट्रोनॉमिकल टूर पर, ठीक है।
तो लोकल फूड को जो है टेस्ट किया जाता है। डेलीगेशंस का मतलब ना टीम होता है या फिर स्क्वाड आप लोग बोल सकते हैं। डेलीगेट्स का मतलब रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि या फिर एजेंट। डेलिकेसी का मतलब डिश या फूड होता है। डिलेमा मतलब प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे टेस्ट यानी कि खाने पीने की कुछ बात किया जा रहा है, तो डेलिकेसी ही यहाँ पे करेक्ट वर्ड जाएगा। ओके, अगर सबका मीनिंग आप लोग देखिएगा तो, जिसका मतलब डिश होता है या फिर फूड आप लोग बोल सकते हैं, पकवान। तो यहाँ पे लोकल डिश के बारे में बात किया जा रहा था। कभी फॉरेन कंट्री में मैं जाता हूँ तो मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं गैस्ट्रोनॉमिकल टूर पे जाऊँ, यानी कि ऐसा जगह पे जाऊँ जहाँ पे लोकल फूड मिलता हो, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए। थ्राइविंग का सिनोनिम बताना। थ्राइविंग मतलब ना होता है फलना फूलना। ड्रूपी, सैगिंग, फ्लोरिसिंग या फिर डिक्लाइनिंग। आंसर इसका सी हो जाएगा। थ्राइविंग का मतलब होता है फलना फूलना। आंसर इसका होगा फ्लोरिसिंग। तो ये होगा थ्राइविंग का। फ्लोरिसिंग होगा प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? प्रगति करना, ठीक है, तो प्रगति होता है इसका मतलब। ड्रूपी का मतलब हैंगिंग, फॉलिंग, सैगिंग या फिर डिक्लाइनिंग होता है। तो ड्रूपी का मतलब होता है कोई लटकता हुआ चीज़ है, इसको भी बोल सकते हैं। गिरता हुआ, सैगिंग या फिर डिक्लाइनिंग भी इसको बोल सकते हैं। ओके, ये होता है ड्रूपी। हिलेरियस का एंटोनिम बताना है। मिर्थफुल, चीयरफुल, इब्लुएंट या फिर मेलनचोली। हिलेरियस का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहता हो उसको बोलते हैं हिलेरियस। तो इसका अपोजिट वर्ड पूछा गया है तो मेलनचोली मतलब सैड हो जाएगा। हिलेरियस का मतलब चीयरफुल होता है, मिर्थफुल या फिर इब्लुएंट बोलिए काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न। मेलनचोली का मतलब सैड, डिसअपॉइंटेड होता है। इसके लिए एक इडियम है, डाउन इन द डम्प्स, याद रखिएगा। आंसर इज डी। अपोजिट वर्ड पूछा गया था। हिलेरियस मतलब चीयरफुल होता है यानी कि प्रसन्न, उसका उदास हो जाएगा आंसर। जिलसी का एंटोनिम आपको बताना है। इनवाय, मैलिस, बेनेवोलेंस या फिर इलविल। देखिए जिलसी का मतलब होता है ना ईर्ष्या, द्वेष, ये सब। इनवाय हो गया हेटेड, घृणा करना, मैलिस, इलविल, बुरी कामना करना, हाँ, ये होता है जिलसी। तो इसका क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंस हो जाएगा। ओके, यानी इसको बोलते हैं हम लोग उदार, जो काइंड हार्टेड हो, ईर्ष्यालु ना हो, तो इसको तो बोलते हैं दयालु या फिर कर्टसी। ओके, बेनेवोलेंस मतलब उदार होता है। इसके लिए आप लोग एक जिलसी का मेल वोलेंस भी आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। MELEVOLENCE, ठीक ना। मेल वोलेंस का अपोजिट होता है बेनेवोलेंस। ये तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, वेरियस एग्जाम्स में, खासकर एसएससी के बारे में बात करूँ, एसएससी ही है। Part working from the home and part working at the office is a happy dash between the needs of a family and work। यहाँ पे फैमिली और वर्क के बीच में सामंजस्य बैठाने के बारे में बात किया जा रहा है। सही वर्ड क्या जाएगा? कंजक्चर, कोऑर्डिनेट्स, डिपेंडेंस या फिर कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आएगा। बोला जा रहा है पार्ट वर्किंग फ्रॉम द होम, ठीक है, कुछ पार्ट जो है घर से काम कर लिए और कुछ जो है ऑफिस से काम कर लिए। तो ये जो है एक हैप्पी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जो कि फैमिली और आपका जो काम है उसके बीच को कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ओके, कंजेक्चर मतलब गेस करना होता है ना, यहाँ पे सही वर्ड नहीं जाएगा, या कोऑर्डिनेट्स भी नहीं होगा। डिफिडेंस का मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस का अपोजिट होगा, या समझ गए? आंसर इसका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फैमिली और वर्क के बीच में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अगर कुछ पार्ट आप लोग ऑफिस में काम कर लेते हैं, कुछ घर में। दे स्टोल सेवरल गोल्ड रिंग्स एंड एन एक्सपेंसिव वॉच। इधर पता करना है। दे स्टोल सेवरल गोल्ड रिंग्स एंड एन एक्सपेंसिव वॉच। इसमें कोई एरर नहीं है भैया, समझिएगा। सेवरल के बाद प्लूरल नाउन आता है, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन आता है, आपको पता होगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव आपको नाउन के पहले यूज करना है, तो रूल भी है, पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ पे सही है। एन से एक्सपेंसिव के पहले आर्टिकल एन यूज किया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बिहाइंड वंस बैक, ठीक है, यानी किसी के पीठ के पीछे। समझिए इसका इडियम है, इसका मीनिंग ढूंढना है। टू बिल्ड अ हाउस बिहाइंड अनदर, टू डू समथिंग सीक्रेटली विदाउट अलाउिंग अदर्स टू नो। नहीं है यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए था। टू नैरोली अवॉइड डिफीट, टू ऑलवेज सक्सीड इन एवरीथिंग। क्या होगा? देखिए किसी के पीठ पीछे कोई काम कर रहे हैं, यानी कि उसको जो है कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ओके ना। टू डू समथिंग सीक्रेटली, सीक्रेट रूप से कोई काम कर रहे हैं जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं अगर आपके पीठ के पीछे एक उंगली छोड़ूं, दो उंगली छोड़ूं, तो आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। आंसर इसका बी है। तो ये होता है गुप्त रूप से कोई कार्य करना।
टू अपोज और रेजिस्ट, इसका मतलब आपको बताना है। इंडेंट, इंडेमनीफाई, लेजिटिमाइज या फिर डिफाई। आंसर इसका जो है क्या होगा? अपोज का मतलब होता है विरोध करना, आंसर इसका डी हो जाएगा। डिफाई मतलब अवहेलना करना, कोई चीज़ को न मानना, यानी कि एक तरह से अपोज करना, विरोध करना, आंसर इसका डी होगा। इंडेंट का मतलब मांगना होता है, ठीक है, मांग या फिर डिमांड आप लोग बोल सकते हैं। इंडेमनीफाई का मतलब कॉम्पनसेट करना होता है, कॉम्पेंसेट करना इसका मीनिंग होता है। और लेजिटिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को लीगल बनाना, मेक लीगल। तो याद रखिएगा, लेजिटिमेट वर्ड से जो है से आया है लेजिटिमाइज, तो लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल, आंसर इसका डी हो जाएगा। फिलर है, कंटेम्प्रेरी आर्ट्स कैन ट्रेस देयर डैश टू यूरोपियन रेनेसेंस। ये सब वर्ड्स आप लोग समझिएगा। रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, ये सब होता है सोसाइटी में, आर्ट के फील्ड में बोलिए, फिर कल्चर में कोई चीज़ जो है से परिवर्तन होता है, पॉजिटिव परिवर्तन बोले तो उसको हम लोग पुनर्जागरण बोलते हैं, पुनरुत्थान बोलते हैं, रेनेसेंस। तो जो कंटेम्प्रेरी आर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है, उसका ट्रेस जो है से कहाँ पे देखने को मिलता है? कैन ट्रेस देयर डैश लायन, लीनिएज, लेंथ या फिर ब्रेथ। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट नहीं होगा, लायन भी सब इरिलेवेंट वर्ड है, लीनिएज आएगा। वहाँ पे जिसका ट्रेसिंग बोला जा रहा है, कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो यूरोपियन रेनेसेंस से देखने को मिल रहा है, जो यूरोपियन पुनर्जागरण या पुनरुत्थान था, वहाँ पे जो है से इसका जो है से लीनिएज देखने को मिल रहा है, उसका ट्रेसिंग देखने को मिल रहा है, सॉरी। तो लीनिएज जो है से सही वर्ड जाएगा। लीनिएज का मतलब होता है वंशावली, वंश एक तरह से बोलिए, या फिर कोई चीज़ कहाँ से शुरू हुआ है उसको बोल सकते हैं आप लोग। जैसे वंशावली बनता है कि कहाँ से आपका शुरू हुआ था। तो यहाँ पे यूरोपियन रेनेसेंस से इसका कंटेम्प्रेरी आर्ट्स का ट्रेसिंग मिल रहा है, लीनिएज वर्ड से यहाँ पे शूट करता है। एंसेस्ट्री इसका एक सिनोनिम याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा 30 क्वेश्चन ग्रामर से और 30 क्वेश्चन पैसेज से आता है पेपर 1 में। सीजीएल के बारे में बात कीजिएगा और एसआई के तो ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स बाय नेचुरल मीन्स बाय प्रेसिंग ऑन एंड मूविंग द बोन्स इन समवन्स बैक्स एंड जॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी, ओस्टियोमाइलाइटिस, सीरोपैटिक या फिर ओस्टियोपोरोसिस। तो इसको ना चिरोपैटिक जो है टेक्निक बोलते हैं, क्लियर है। ओंकोलॉजी क्या होता है? कैंसर का स्टडी होता है। ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, एक इन्फेक्शन होता है बोन में, उसको बोलते हैं। और ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है एक कंडीशन होता है या फिर डिजीज बोले जिसमें बोन्स जो है से क्या होता है? वीक और ब्रिटल हो जाता है। आंसर इसका सी है, चिरोपैटिक। एक टेक्निक होता है ट्रीटमेंट का फिजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि नेचुरल मीन्स प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स एंड समवन्स बैक एंड जॉइंट्स। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पर फीडबैक आप लोग दे दीजिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।